हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। आज आपके लिए एक नया सीरीज़ लेकर के आए हैं यूपी पेट के लिए, जो कि आगामी 15-16 दो दिन में रखी गई है, 15 और 16 अक्टूबर को। तो उसी के लिए जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है, यानी 13 तारीख तक हम कंटिन्यू ये सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ होगा आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बस आपको अगर जीएस के करंट के सारे क्वेश्चन क्लियर करने हैं तो एक तो ये सीरीज़ देख लीजिए, दूसरी जो मेरी यूपी पीसीएस के लिए मैंने डाला वो देख लीजिए, थर्ड जो करंट अफेयर्स का जो मैंने मंथली डाला हुआ है लेक्चर प्लेलिस्ट में है वो आप देख लीजिए। तो आपके जितने भी जीएस के क्वेश्चंस होंगे, करंट के क्वेश्चंस होंगे, वो गारंटी दे रहे हैं वहाँ से कोई भी आपका स्किप नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बट आप ऑनेस्टली उसको देख लीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए आज ये पहला सीरीज़ है, इसको डेली हम लेकर के आएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर के। बट देखते वक्त आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लिए ही ये किया जा रहा है, तो आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और नए व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। बिंदुसार किसका पुत्र है? अशोक का, अकबर का, शिवाजी को तो हटा ही दीजिए, ठीक है, एंड चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिंदुसार और अकबर को भी हटा दीजिए, तो बचा कौन? ये दो बचते हैं। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यानी बिंदुसार जो है ये भारत के दूसरे नंबर का मौर्य सम्राट था, भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था, जिसका जो टाइम था 298 से 273, 298 से 273 रहता है। और ये किसका पुत्र था? तो ये किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या है? पुत्र, और अशोक का पिता था, अशोक का पिता था। तो ये आपको ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें किसमें है? त्रिपिटक किसकी पुस्तकें मानी जाती हैं? बौद्ध धर्म की या जैन धर्म की? मुस्लिम तो हटा ही दीजिए, सिख धर्म हटा दीजिए, बचता है दो धर्म। दो धर्म में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की है। किसकी है? बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद जो उनकी शिक्षाएं थी उनको संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया था। तो उन्हीं 3 भागों में बांटने के कारण इसको त्रिपिटक कहा गया, यानी 3 पिटकों में डाल दिया गया। तो पहला पिटक था विनय पिटक, पहला पिटक था विनय पिटक, जिसमें संघ, जो उनके संघ थे उससे संबंधित जो नियम थी, आचार की शिक्षाएं थी, उसमें विनय पिटक में था। और दूसरा जो पिटक था उसका नाम था सुत्त पिटक। क्या था दूसरा पिटक का नाम? सुत्त पिटक था। और इसमें सुत्त पिटक में क्या था? धार्मिक सिद्धांत दी गई थी। और तीसरा था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का में दार्शनिक सिद्धांत की बात की गई थी। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो त्रिपिटक किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल साम्राज्य का प्रथम जो शासक था वो कौन था? पाल का पहला शासक जो था वो कौन था? गोपाल था। पाल साम्राज्य का पहला शासक कौन था? गोपाल था। और गोपाल जो था वो बौद्ध को मानता था, बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध मतानुयायी था। ये भी आपको देखना है। और नालंदा में गोपाल ने नालंदा में क्या किया था? बिहार का निर्माण कराया था। नालंदा में इसने बिहार का निर्माण कराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो पहला जो मुस्लिम राजवंश था वो आता है गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश जो चलता है 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। तो पहला आता है गुलाम वंश। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवाजी के कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना था अष्टप्रधान के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से। और इस अष्टप्रधान में जो होता था 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। इन अष्टप्रधानों में 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था, जिसमें पेशवा हो गए, अमात्य हो गया, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। तो ये सभी शिवाजी के राज्य प्रशासन में क्या करते थे? सचिव की तरह काम करते थे। किसकी तरह? सचिवों की तरह ये 8 मंत्री क्या करते थे? काम करते थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है एम.जी. रानडे, आत्माराम पांडुरंग, और किसका है? आर.सी. भंडारकर, ज्योतिबा फुले। तो इसकी स्थापना किसने मतलब प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो अगर किया जाए तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम
पांडुरंग। लेकिन अगर ये पूछ ले कि इन्होंने किसकी प्रेरणा से दी थी, कभी कभी ये पूछ लेता आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी ये किसकी प्रेरणा से की थी, तो केशव चंद्र सेन के, किसके, केशव चंद्र सेन के। तो ये भी ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने 1867 में बम्बई में, कहाँ पर, बम्बई में इसकी स्थापना किए थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। काकोरी षड्यंत्र मामला, काकोरी षड्यंत्र मामला, काकोरी को अब किस नाम में चेंज कर दिया गया है, काकोरी को, करंट का क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र को अब नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। और ये मामला किस वर्ष हुआ था, तो ये मामला हुआ था 9 अगस्त 1950। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त 1950। तो यहाँ 1925 लिख 25 रहे, बोल 50 रहे, सॉरी गलती हो गई, 1925 में। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र, जो इसका नाम तो अब चेंज हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। यहाँ ये कहाँ हुआ था, तो उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर में काकोरी नामक एक स्थान है, तो वहाँ पे 8 डाउन, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर थी, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, वहीं पर डकैती डालकर के जो सरकारी खजाना था वो लूट लिया गया था। तो इस काकोरी कांड को किस नाम से जाना जाने लगा, ये ध्यान रखिए, करंट का क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आ जाए, तो काकोरी एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। और इस मतलब उसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें ये भी पूछता कौन कौन से गिरफ्तार हुए थे, ये भी नाम पूछ लेता, तो ये भी ध्यान रखना कौन से थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहड़ी थे, रोशन लाल थे। तो इनमें इनको फांसी हो गई थी। किसको फिर से नाम बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहड़ी, इन लोग को फांसी हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए थे, यहाँ से फरार हो गए थे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी, कौन से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, किसने कौन से की थी, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब त्रिपुरी संकट आया था, ये भी पूछ सकता है, त्रिपुरी संकट कब हुआ था, तो त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में, जब त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और वहाँ से त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये भी आपको ध्यान देना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं, त्रिपुरी संकट 1939 के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वह कौन सा एक्ट था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी। तो वो कौन सा एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो समस्त अधिकार थे वो भारत सचिव को सौंप दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी, किसके स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। स्वराज पार्टी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल। तो किसकी भूमिका थी इसमें ही किसकी भूमिका थी 1900। तो इसमें जो होता है, इसमें चलिए इसमें बोल रहा है किसकी, एक मिनट, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ जो थी इसमें किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो किसकी, चित्तरंजन। स्वराज पार्टी का पूछे तो CR दास, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास। इसमें क्या हुआ था 1923 में, स्वराज पार्टी का 1923 में क्या होता है, इसका गठन होता है। 1923 में इसका गठन होता है। कौन कौन करता है, CR दास करते हैं और मोतीलाल नेहरू करते हैं, मोतीलाल नेहरू। ये पूछ सकता है कि कब हुआ था स्वराज पार्टी का, तो मिलाने को आ सकता है। तो 1923 में हुआ था। किसने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। फिर से बोल रही हूँ, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके क्या थे, अध्यक्ष थे और नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी इसके क्या थे, महासचिव थे, मोतीलाल महासचिव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी, जब असहयोग आंदोलन की असफलता हो गई थी, तो उसी के बाद असफल हो गया था, तो ये 1923 में ये गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ये तो मैंने करंट में भी कई बार बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी। और शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरला में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरला में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाते हैं। तो कहाँ बन जाते हैं ये, देवप्रयाग। कहाँ पर, भागीरथी अलकनंदा नदी का, ये भागीरथी अलग है, भागीरथी
अलग है और अलकनंदा अलग है, ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, गंगा कहलाती हैं। और ये दोनों कहाँ मिलती हैं, ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से इनका नाम क्या होता है, गंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। तो सबसे ज़्यादा जो चमकीला है वो शुक्र ग्रह है। कौन सा है, शुक्र ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे चमकीला है। और इसे शुक्र ग्रह को भोर का और साँझ का, भोर और साँझ का क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। भोर और साँझ का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो है लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील। कौन सी है, सुपीरियर झील है। दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील, अगर ये पूछ ले कि ये तो ताजे पानी की पूछा, लेकिन खाली यही पूछ लेता, सबसे बड़ी पूछ लेता, सबसे बड़ी खाली पूछता, तो आप क्या बताते, कैस्पियन सागर। क्या बताते हैं, कैस्पियन सागर बताते हैं। कैस्पियन सागर जो कैसा है, कैस्पियन सागर खारे पानी की है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। और ताजे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुड़ी, अमरकंटक तो छटा दीजिए, महेंद्रगिरी, दोदाबेट्टा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है आपकी अनायमुड़ी। कौन सी है, अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। और सेकंड नंबर की जो है वो दोदाबेट्टा है, सेकंड नंबर की दोदाबेट्टा है। तो ये आपको ध्यान रखना, पहली जो है वो अनायमुड़ी है, अनायमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और दोदाबेट्टा नीलगिरी पहाड़ी। लेकिन अगर ये पूछे, मैंने बोला दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदाबेट्टा है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोदाबेट्टा। ध्यान रखिएगा कि अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तब दोदाबेट्टा, या ये क्वेश्चन पूछ लें ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तब आप कहेंगे फर्स्ट नंबर की दोदाबेट्टा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये किसका मतलब किसकी देन है, अमर्त्य सेन की, राजा कृष्णा की, कौशिक बसु की वीके और राव की। तो ये किसकी है, ये आपकी राजा कृष्णा की देन है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये किसकी है, ये इनकी राजा कृष्णा की देन है। ये मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी की निम्नतम वृद्धि दर से ये संबंधित है। ये किससे संबंधित है कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी निम्नतम वृद्धि रेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, प्रतिरोधात्मक, प्रच्छन्न, स्वैच्छिक या संरचनात्मक। हमारे यहाँ जो पाई जाती है बेरोजगारी वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक मानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में अगर पूछे तो किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो नॉर्मन ए बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन ए बोरलॉग को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष 22-23 करंट का क्वेश्चन है। 22-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है। इसमें राजकोषीय घाटे का अनुमान जो है वो है आपका जीडीपी का 6.4%, जीडीपी का 6.4%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है, जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले निम्न में से वर्णित हैं। 11वीं अनुसूची में है, 10वीं तो दल बदल से है, 12वीं आपका किससे है, ये पंचायत पूछा ना, 12वीं आपका नगर पालिका से है, 13वीं तो है ही नहीं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो बताइए, तो बचा तो एक कि 11वीं अनुसूची किस में है, 73वां संशोधन जो है पंचायतों को पंचायत से संबंधित है और ये 11वीं अनुसूची में दिया गया। और इस पंचायत में 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। या पूछ ले खाली कि कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में, तो आपको ये ध्यान रखना 29 विषय है। 73वां संशोधन ये किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि सरकार राज्यसभा
यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, या उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर जो सरकार है अगर राज्यसभा में पराजित हो जाती है, राज्यसभा में हार जाती है, तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल जो 75(3) है, आर्टिकल का 75(3) ये कहता है कि सरकार लोकसभा के प्रति क्या होती है, लोकसभा सरकार जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, कैसे सामूहिक रूप से, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो अरे इस सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वो भी किस तरीके से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये किस आर्टिकल में कहा है, 75 के 3 में कहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यदि सरकार राष्ट्रपति में पराजित हो जाती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु उसकी 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा हो। अच्छा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पे जो आपका ये है, इसमें ये नहीं जरूरी है कि वो क्या हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये होना चाहिए कि 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और भारत का नागरिक हो। बस इतनी कंडीशन होनी चाहिए, बाकी वो कुछ, बस मेन है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं, अगर ये दिया हो कि भारत में जन्मजात नागरिक होना चाहिए, तो जन्मजात इससे मतलब नहीं है, बस ये क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इससे मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है बोला है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। भाग 5 जो है हमारा संघ से संबंधित है, भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है। तो ये मूल कर्तव्य किस में आएंगे, तो भाग 4 के ए में जो है मूल कर्तव्य की बात की गई है। ये हमारे संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था और एक नया भाग जोड़ा गया 4A। तो इसी में क्या किया गया, नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। और अनुच्छेद की बात करें किस आर्टिकल में है, तो 51 के ए में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कौन सी है? लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कौन सी न्यूनतम सीमा 25 ईयर्स है। कितनी है, 25 ईयर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर हो गया वो। चलते हैं, और अगर यही राज्यसभा पूछ ले कि राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी है, तो 30 ध्यान रखना। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। और राष्ट्रपति के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 35। अभी मैंने बताया। न्यूटन का पहला नियम के रूप में जानते हैं? घर्षण का नियम, अघूर्ण का नियम, बिल्कुल नहीं। जड़त्व का नियम, गति का नियम। तो किस नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम। किस नाम से जानते हैं, कि इसे जड़त्व के नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम। जड़त्व नियम क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है विरामावस्था में है, विरामावस्था में हो या फिर गतिज अवस्था में हो, ठीक है, तो वो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आकर के उस पर क्या करे, काम ना करे। तो इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति सेकंड जो होता है दोलन होता है वो क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहता है। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड होता है या हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, सेकंड या हर्ट्ज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो कंपन, सेकंड या हर्ट्ज होता है। और दोलन की संख्या क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्न में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो न्यूलैंड, अब ये पूछ लेगा अष्टक नियम किसका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अष्टक नियम जो है वो किसका है, न्यूलैंड्स का है। किसका है, न्यूलैंड्स का है। तो इसके अनुसार जो है कि किस सोडियम के समान गुण होते हैं, तो लिथियम। किसके, लिथियम। यानी कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या होता है, जो प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म होता है वो पहले तत्व के गुणधर्म के क्या होता है, समान होता है। तो लिथियम और जो सोडियम है, लिथियम और जो सोडियम है, और सोडियम के जो गुणधर्म होते हैं ये समान होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, लिथियम और सोडियम के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी तरह देखा जाए तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक क्या है, समानता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या है, अधिक समानता है। तो क्या बताया मैंने, लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान है, उसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्या है, गुणधर्म समान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कैसीन, ग्लोबिन। तो दूध में पाया जाने वाला जो है वो कौन सा है, कैसीन है। दूध में पाया जाने वाला कैसीन प्रोटीन
कैसीन प्रोटीन होता है, और इसी कैसीन के कारण जो दूध का कलर होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। दूध का कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है। और गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है, गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है। तो हल्का पीला किसका के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, तो B1 के कारण होता है। B1 थायमीन, B1 का जो नाम है, रासायनिक नाम है, उसका नाम है थायमीन। तो इसके कारण क्या होता है, वेरी वेरी रोग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके क्या नाम है, मैथ्स के क्वेश्चन है। तो मैथ्स के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और हम जो है GS के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन क्लियर करा दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन है, मैथ्स का मैं छोड़ दे रही हूँ। अब चलते हैं हिंदी का क्वेश्चन। उत्तरायण का विलोम क्या है, उत्तरायण तो क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। उत्तरायण का मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। और यहाँ पुरातन का मतलब क्या हो जाएगा, नवीन। पुरातन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह के लिए एक, तो नवा ओढ़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रवस्त पति का, आगत पति का मतलब जो आया हो, यहाँ पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोषित पति का। क्या हो जाएगा, प्रोषित पति का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोषित पति का, जिसका पति प्रदेश गया हो उसका क्या हो जाएगा, प्रोषित पति का, पति का। ये क्लियर हो गया होगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा नहीं है, चलिए देख लेते हैं। अर्कजा, कुलंकषा, कृष्णा, हंसुता। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो कूलंकषा है, कूलंकषा, ये कूलंकषा जो है नदी का है, कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। जबकि जो हंससुता है, अर्कजा है, कृष्णा है, सूर्यतनया है, ये यमुना के हैं। हंससुता, कृष्णा, अर्कजा ये यमुना के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो कूलंकषा है ये नदी का पर्यायवाची है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये जो नियोजन है, नियोजन। ये प्रयोजन मतलब हेतु होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, लेकिन नियोजन नहीं होगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, बहिधनकार। कौन सा होगा, बहिधनकार होगा। बहिधनकार, बहिष्कार का, क्योंकि ये क्या है, विसर्ग संधि है। क्या है ये, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 4 निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का हमें देखना है कि, चलिए देख लेते हैं कौन सा समान है। शहनाई है, बांसुरी है, सैक्सोफोन है, मैंडोलिन है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा असमान है। तो शहनाई, बांसुरी और सैक्सोफोन ये जो हैं, कौन सा, शहनाई, सैक्सोफोन और बांसुरी जो है ये फूंक कर बजाए जाते हैं, फूंक कर बजाए जाते हैं। लेकिन जो मैंडोलिन है, मैंडोलिन ये स्ट्रिंग आधारित वाद्य यंत्र है। क्या है, स्ट्रिंग आधारित वाद्य यंत्र, इसीलिए क्या है, असमान है। नेक्स्ट क्या है, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो विंबलडन का पूछे तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन जीता, नोवाक जोकोविच ने इसको जीता है, नोवाक जोकोविच विंबलडन प्रतियोगिता। तो ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये पूछ ले महिला में, ये तो पुरुष का था, महिला में किसने जीता है, तो महिला में आपका होगा एलिना रिबाकिना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु क्या पाइवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है पाइवोट, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। IIT मद्रास है, IIT रोपड़ है, IIT खड़गपुर है, IIT रुड़की है। तो IIT मद्रास के द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा पाइवोट, ये सब मैंने करंट में अपने डिस्कस किया हुआ है। तो IIT मद्रास के द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइवोट नामक एक ये जो AI है वो उपकरण विकसित किया गया है। पाइवोट क्या करता है, जो रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन है उसकी भविष्यवाणी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रतले जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर किया जा रहा है, तो चिनाब नदी पर किया जा रहा है। किस पर किया जा रहा है, रतले चिनाब नदी पर किया जा रहा है। चिनाब नदी, रतले जल विद्युत परियोजना जो है इसका निर्माण कहाँ पे, किश्तवाड़ जिले में। कहाँ पर, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किया जा रहा है। और इसकी जो क्षमता है वो 850 मेगावाट है। कितनी है, 850। तो ध्यान रखना है, किश्तवाड़ जिले में है रतले जल विद्युत, चिनाब, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है, चिनाब नदी पर 850 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रों की दीवार में शामिल किया गया है। तो ये भी नहीं होंगे, अमर्त्य सेन भी नहीं, रघुराम राजन भी नहीं, तो कौन होंगे, गीता गोपीनाथ। कौन होंगे, गीता
गोपीनाथ को इसमें शामिल किया है और यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं, पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान, दूसरे यानी पहले भारतीय तब कौन है, तो पहले भारतीय जो थे वो हैं रघुराम राजन। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अपने करंट में मैंने डिस्कस किया था। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो ये कहाँ पर की गई है, ये की गई है असम के जोरहाट में। कहाँ की गई है, असम के जोरहाट में की गई है, असम के जोरहाट में की गई है। और किसके द्वारा किया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम के जोरहाट में ये मतलब 99.99 शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, असम के जोरहाट में। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है, तो अमिताभ कांत को चुना गया है पीयूष गोयल के स्थान पे। जो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, इन्हीं को चुना गया था G20 के लिए नया शेरपा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो किस स्थान पर है, 150वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 150 स्थान पर है। और 2021 में ये 142, दोनों ध्यान रखिएगा कि 2021 में 142 पर था, अभी जो है 150वें स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, न्यूजीलैंड नहीं है। न्यूजीलैंड की जगह क्या होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। क्वाड में कौन कौन है, क्वाड में कौन है, जापान है, अमेरिका है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये क्वाड में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस क्वाड समूह को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का असानी नाम किसने रखा था, तो असानी नाम किसने रखा था, थाईलैंड ने, म्यांमार में, मालदीव ने, तो इन तीनों ने नहीं बल्कि श्रीलंका ने रखा था। असानी नाम किसने रखा था, श्रीलंका ने रखा था। भारत में जो चक्रवात आया था असानी, उसका नाम किसने रखा था, श्रीलंका ने रखा था। और ये कहाँ आया था, ये भी ध्यान रखिए, कभी ये पूछ ले कि असानी कहाँ पर आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। और इस चक्रवात से जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्या है, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी कहाँ है, ताल ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। और यहाँ पे क्या हुआ है, फिलीपींस के लुजोन, कहाँ पर, लुजोन द्वीप पर क्या हुआ है, विस्फोट हुआ था। तो ये भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था लेक्चर में। तो लेक्चर वही कह रहे हैं ना, डेली देखिए या फिर मंथली देख लिया करिए। आपको डेली देखेंगे तो बहुत ही डिस्क्राइब करके बताया जाता है, और मंथली देखेंगे तो 1 लाइनर में आपको शेयर किया जाता है। तो इसीलिए क्या है, टाइम निकाल करके ज़्यादा लंबा नहीं रहता, 15-20 मिनट का रहता है, फास्ट मोड में करके आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही बेनिफिशियल, ये कोई भी एग्जाम हो, आपका PCS तक के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है करंट का लेक्चर, तो जरूर देखा करिए। और प्लीज़ ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कथकली, ओडिशा, भांगड़ा, मोहिनीअट्टम, तो कौन सा इसमें नहीं है, तो भांगड़ा जो है ये हम भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि जो कथकली है, ओडिशी है, मोहिनीअट्टम है, ये हमारे क्या हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। इसके बाद मध्य प्रदेश है और इसके बाद महाराष्ट्र है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु का कि जो कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित यह एक स्मारक है। क्या है, स्मारक है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट ये मिलान करना है कि कौन सा क्या सही है, तो चलिए देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से है आपका रखा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं, जो आपको पहले आए उसको कर लेना चाहिए। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया किसके हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये आपके बांसुरी से संबंधित है। देख लीजिए सी का 1 कहाँ पर है, अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। चलिए ठीक है। अब आ जाता है अमजद अली खान। तो अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित है। किससे संबंधित है, सरोद से संबंधित है।
अब यहाँ पर आप ये जैसे सी का आपको मिल गया, सी का एक एक हो गया और डी का अपने आप मिल गया कि डी का 3 होगा, यानी कि डी का तबला हो जाएगा, अल्लाह रखा तबला। और जब ये 2 क्लियर हो गया, अब 2 ही बचा, तो अमजद अली खान जो हो जाएंगे सरोद के हो जाएंगे, और अली हुसैन जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, शहनाई के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन है कि अमजद अली खान जो है, अमजद अली खान आपके किसके हो जाएंगे, सरोद के हो जाएंगे, यानी ए का 2 यानी सी उठा लेते हैं। और अली हुसैन किसके हो जाएंगे, शहनाई के हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएगा। अली हुसैन शहनाई के हो जाएंगे, यानी कि बी का 4 हो गया। और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के हो जाएंगे, अल्लाह रखा जो हो जाएंगे तबला के हो जाएंगे। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो जो डॉलर है, डॉलर तो होगा नहीं, रुपया तो नहीं है, पाउंड नहीं है, तो रुपया है, रुपया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है, रुपया है। और रुपया जो है ये तो भारत का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, गीतांजलि श्री है। गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता है, तो गीतांजलि श्री ने जीता है। इनकी एक है टॉम्ब ऑफ द सैंड, क्या है, टॉम्ब ऑफ द सैंड, यानी रेत की समाधि, इसी के लिए इनको मिला है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है, डेजी रॉकवेल ने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में संपन्न यूईएफए चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो ये किसने जीता है, किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, ये आपका जीता है, किसने जीता है, लिवरपूल ने जीता है। किसने जीता है, लिवरपूल ने जीता है। ये क्या हुआ है, ये जो चैंपियन लीग हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, पेरिस में हुआ है। इसका फाइनल जो है पेरिस में हुआ है। और यहाँ पर इसमें रियल मैड्रिड ने क्या किया है, लिवरपूल को पराजित करके। रियल मैड्रिड ने, एक मिनट, क्या पूछा है कि मुझे लगा यहाँ पूछ रहा है किसने, कौन हारा है, तो इन्होंने रियल मैड्रिड जीते हैं, इनको हरा करके, लिवरपूल को हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यूईएफए ये कहाँ पर हुआ है, पहले तो ये ध्यान रखना, पेरिस में हुआ है। और जीता कौन है, रियल मैड्रिड जीते हैं, रियल मैड्रिड किसको हरा करके, लिवरपूल को हरा करके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पहले तो ध्यान रखना है कि कहाँ पर आयोजन हुआ है, तो यूएई बता दीजिए कि यूएई में किया गया है। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, शेरशाह को दिया गया। यहाँ पे 22वां, और किस नंबर का था, 22वां था। और आईआईएफएफ में वितरण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ का दिया गया, शेरशाह को दिया गया। किसको दिया गया, शेरशाह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम सिंह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो कृति सेनन को दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ, अबू धाबी में हुआ, 22वें नंबर का था। और इसमें शेरशाह मूवी को दिया गया। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये आपका 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी सेफर फूड बेटर हेल्थ, इसका क्या है आपका थीम है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।